सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 20 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आज के विश्लेषण में प्रथम पृष्ठ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर आर्टिकल है। साथ ही साथ सीमा पे उधमपुर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे सीआरपीएफ इंस्पेक्टर साहब शहीद हो गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने विवाह की सामाजिक संस्था के लिए घातक है 3 तलाक प्रथा 3 तलाक को लेकर टिप्पणी करी है। 3 तलाक को अपराध बनाने वाले 2019 के कानून का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि यह प्रथा विवाह की सामाजिक संस्था के लिए घातक है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा 17 में इस प्रथा को खारिज करने के बावजूद समुदाय के सदस्यों के बीच इस प्रथा से तलाक की संख्या को कम करने में पर्याप्त निवारक के रूप में काम नहीं हो पाया है। इसमें कहा गया, संसद ने अपने विवेक से 3 तलाक से पीड़ित विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उक्त कानून पारित किया। हलफनामे में कहा गया, यह कानून विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय और लैंगिक समानता के व्यापक संवैधानिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने में मदद करता है तथा गैर भेदभाव और सशक्तिकरण के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे ही चुकी थी और फिर से टिप्पणी करी है कि कृपया करके इसकी जो प्रैक्टिस है इसे कम करा जाए, बंद कर दिया जाए, एकदम निष्क्रिय कर दिया जाए। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी यूक्रेन दौरे पे जाने वाले हैं। 23 तारीख को यूक्रेन जाएंगे, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। ये और आर्टिकल है, मेडिकल स्टूडेंट्स ने ये माना है कि उनके मन में कभी कभी आत्महत्या का ख्याल आया है, क्योंकि असल में मेडिकल की पढ़ाई इतनी प्रेशर में कर रहे होते हैं, इतने पीयर प्रेशर में कर रहे होते हैं कि दे कांट हैंडल इट एंड इट इज़ रियलिटी। दे आर डूइंग वेरी हेक्टिक वर्क। हम बढ़ेंगे संपाद्य की ओर और आज का लेख है पलायन से परेशानी में बचपन, और यह लेख लिखा है अखिलेश आयुर्थ जी द्वारा। गांव से पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि सैकड़ों परिवार अपना पुश्तैनी घर छोड़कर आज भी हम हर महीने दिल्ली, गुड़गांव एवं महानगरों की तरफ रोजगार के कारण पलायन कर रहे हैं। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह बना हुआ है। अनेक अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि इससे बच्चों की सेहत, शिक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास, सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। देख साथियों, ये कोई दोराय नहीं है कि रोजगार के और बेहतर अवसर पाने के लिए लोग अपने गांव क्षेत्रों में आवास छोड़ के पलायन कर रहे हैं महानगरों में। इस पलायन में जो लेखक हमारे ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि इस पलायन में जो व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भुगत रहा है वह है बच्चे। माँ बाप तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं, बच्चों पे इस ट्रांजिशन का असर पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण भी अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन, शहरी क्षेत्रों में रहन सहन भी अलग होता है। कई कारण हैं, आगे जानते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पलायन रोकने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन इससे निजात नहीं मिल सकी। इससे बच्चों की ज़िंदगी में पसरा अंधेरा ख़त्म नहीं हो पाता है। संतुलन आहार, साफ पानी, फल, दूध ना मिलने की वजह से कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बेहद कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। साथ ही भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में हम कितना भी कहें कि कमियां हैं, अवसरों जीवन के लिए बेहतर अवसरों की कमियां हैं, अभाव है,
मगर कुछ भी हो, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में खाने की दिक्कत नहीं होती है। खाना एकदम नेचुरल और पौष्टिक खाने को मिलता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। दूसरी बात है, गाँव में सरकार की भी इतनी योजनाएँ चलती रहती हैं, मिड डे मील्स से लेकर तमाम इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम्स, जिनके माध्यम से बच्चा अगर घर में ढंग से खाना खा भी नहीं रहा है, तो वह अपने विद्यालय जाके, जो उसका बेसिक स्कूल होता है, वहाँ पे जाके खाना वगैरह खा लेता है मिड डे मील या किसी योजना के माध्यम से, है ना? और तमाम इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम, पोषण अभियान के माध्यम से उसका ख़्याल रखा जाता है। मगर जैसे ही वो पलायन करता है माँ-बाप के साथ अपने, बड़े महानगरों में चला जाता है, तो क्योंकि वह वहाँ का रेज़िडेंट नहीं होता है, तो उसे ये सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि ये सारी सुविधाएँ तो आपको आपके गाँव में ही मिलेंगी ना। टोटल ऑल अराउंड केयर, कुछ भी ना हो तो दूध, सब्जियाँ नेचुरल मिलती हैं, साफ़ मिलती हैं, अच्छा खाना मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है। पलायन करने के बाद वह वही खाना खा पाता है जो उसके माँ-बाप उसे खिला पाते हैं। गाँव में राशन भी आता है, महानगरों में नहीं आता है। हालाँकि सरकार ने प्रयास करा था, इंटीग्रेटेड राशन के आईडी कार्ड बनवाए थे, जिनसे हम कहीं पे भी राशन ले सकते हैं, मगर रियलिटी उसकी अलग ही निकली। ग्राउंड रियलिटी में ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर ये शहर बी है और अगर गाँव उसका ए है, तो लगभग मेजॉरिटी केसेस में बी शहर में डिनाई कर दे रहे हैं राशन लेने से, कि भैया हमारे पास नहीं है, या सिस्टम में एरर है, कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है, वगैरह वगैरह। तो बच्चे को उसी भोजन के सहारे जीवन जीना पड़ रहा है जो उसे मिल पा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उसके माँ बाप भी यहाँ पे काम ही करने आए हैं, तो पता नहीं कैसे कितना कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, उसके हिसाब से ही भोजन वगैरह खिला पाते हैं। तो वहाँ पे उसके शारीरिक विकास में भी अक्षमता होती है, एक अच्छा पौष्टिक आहार मिलने की कम चांसेस हो जाते हैं। समाजशास्त्रियों ने अनुसार पलायन करने वाले गरीब परिवारों की आय कृषि और गैर कृषि क्षेत्र की मजदूरी से महज 55% तक हो पाती है। बाकी 45% की कमी में वो जिंदगी का गुजारा करते हैं। बच्चे माता पिता के साथ परिवार की आय बढ़ाने के लिए खेतों, ईंट भट्टों, बागों, कारखानों इत्यादि में कार्य करते हैं। इन बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए तो सरकार आंगनबाड़ी के जरिए कोशिश करती है, लेकिन ऐसे परिवारों के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर काम कम ही जा पाते हैं। गाँव में बच्चों को बेहतर शिक्षा, आहार, सेहत के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं होती कि वह विकास की आधुनिक धारा का हिस्सा बन सकें। अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत के हज़ारों गाँवों में गरीब परिवारों के बच्चों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं और बेहतर माहौल की कमी है। पलायन करने वाले ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो गांव से शहर इसलिए आ गए हैं कि गांव का माहौल बच्चों को बेहतर संस्कार के माफिक नहीं था। भारत में सामाजिक माहौल इस तरह का नहीं है कि गरीब परिवारों को अमीर परिवार के लोग मदद कर सकें। खासकर बच्चों की बेहतर तालीम, संतुलित आहार और मूल्यपरक सीख देने के मामले में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मान्यताएं और धारणाएं इस तरह की हैं कि गरीबी अमीरी किस्मत की देन है। आंकड़ों के मुताबिक पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती है। कभी कभी तो उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे परिवारों में 52% बच्चे 5वीं पास नहीं कर पाते हैं। 46% बच्चे बामुश्किल 8वीं पास कर पाते हैं। और 47% बच्चे ने माना है कि उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा और वक्त नहीं है। जैसे मैंने को अभी कुछ देर पहले उदाहरण दिया था कि गाँव में क्या होता है ना, सब सारी सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कराई होती है। स्कूल से लेके, हॉस्पिटल से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके सब कुछ, है ना? साफ़ पानी, अच्छा भोजन, मास्टर, सब कुछ प्रोवाइड कराती है। मगर जहाँ पे पलायन करके माँ बाप गए होते हैं महानगरों में, क्योंकि वहाँ के वो रेजिडेंट नहीं होते हैं, वहाँ के निवासी नहीं होते हैं, तो इनको बहुत सारी सुविधाओं से दूर रखा जाता है और इनके पास एक रास्ता बचता है कि वो प्राइवेट स्कूलों में ही एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकें। जिनकी आय थोड़ी बहुत ठीक होती है वह तो कर लेते हैं ऐसा, मगर जिनकी आय ठीक नहीं हो पाती है उन्हें मजबूरन इन सारी सुविधाओं का अभाव रहता है, जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास में कमी आती है।
गांव के खुलेपन, बोली या भाषा संस्कार से वह दूर हो जाते हैं। शहर की बंद गलियों, संकरे रास्ते और बोली भाषा को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जीवन में ये भटकाव ज़िंदगी को कमज़ोर कर देता है। गांव की आबोहवा से निकलकर शहर में पहुंचने वाला बचपन शहर की अंधेरी गलियों और दम घोंटू बहुमंजिला इमारतों में कहीं खो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जिस गांव को छोड़कर वह दूर शहर में आया, उसकी ज़िंदगी में खुशियों की वजह बनेगी या और ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लेख लिखा है अखिलेश जी द्वारा, और धरातल में आ रही समस्याओं का इन्होंने एड्रेस करा है कि कैसे पलायन करने के बाद बच्चे 52%, 46% इत्यादि, कोई 8वीं पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5वीं पास नहीं कर पा रहा है, शिक्षा से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा खरीदनी पड़ रही है, मतलब कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल मिलता है, एक अच्छा मास्टर मिलता है, हॉस्पिटल मिलते हैं, तमाम पोषण योजनाएं मिलती हैं, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की योजना होती है, टीका लगता है, मगर ये वहाँ के निवासी लोग के लिए लगता है जो वहाँ के रह रहे होते हैं। शहर में आता कि ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और सरकार कितना भी कह दे कि हमने इंटीग्रेटेड कर दिया है, मज़दूरों के लिए राशन कार्ड बना दिया है जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, रियलिटी में उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है किसी को भी होता हुआ। फिलहाल बढ़ेंगे अगले लेख की तरफ। बेलगाम अपराध कोलकाता को लेकर है। एक और कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की बर्बाद घटना से समूचे देश में दुख और आक्रोश का माहौल है। सभी ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है। तो दूसरी ओर देहरादून के सार्वजनिक बस अड्डे पर एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है, और साथियों ये घटनाएं बड़ी हैं। कोलकाता घटना होने के लोग को लगा कि शायद अब लोग डर जाएंगे या कानून का डर भय हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा घटनाएं अखबारों में आ चुकी हैं। आखिर जिस जगह पर नियमित रूप से बसों और यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी कि आरोपियों ने आसानी से अपराध को अंजाम दे दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं देहरादून में बस अड्डे की, सरकारी बस अड्डा देहरादून का। वहाँ पे एक बस में खाली था रात के, मेरे ख्याल से जितना मेरे को ध्यान आ रहा है अखबार के आर्टिकल से, रात के 2 बजे की बात है ये, तब की घटना है। और मेरे ख्याल से महिला पंजाब की थी, थोड़ा मुझे क्षमा चाहता हूँ, इतना ध्यान नहीं है। तो ये घटना वहाँ पे हो गई एक सार्वजनिक जगह पे। तो क्या लोगों में कानून का भय नहीं है? ये समझना मुश्किल है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों के पर काबू पाने के लिए कानूनों में सख्ती लाने की कवायदों और आए दिन सरकारों की ओर से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाने की घोषणा के बावजूद अपराधी बेलगाम होते क्यों दिख रहे हैं? देहरादून की घटना में बस से जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, वह मुसाफिरों की सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया, जरूरतमंदों को मदद करी, उन्होंने ही सामूहिक रूप से एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह जहां समाज में भी विकृत और आपराधिक मानसिकता के भाव पसराने की सूचक है, वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने और महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार की विफलता का भी सबूत है। ये आज भी साथियों एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कब रुकेगा ये सब। कानून ऑलराउंड सिक्योरिटी कब प्रोवाइड करा पाएगा? इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ये अंतरिक्ष में सुनीता विलियम जो गई थी, वो तकनीकी कारण से वापस नहीं लौट सकती, तो उनको लगभग 8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको लेकर है। अच्छा आर्टिकल है, ऐसा नहीं, मगर मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि हम सिर्फ की आर्टिकल्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल सारे अच्छे हैं। जनसत्ता की खास बात होती है कि आर्टिकल्स का जो लैंग्वेज बहुत ईजी होती है और बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता है यह अखबार मुद्दों को लेकर। बाकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी कई परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये खबरें सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी होती हैं कि आपने पढ़ लिया, आपको थोड़ी नॉलेज मिल गई ये असली हो क्या रहा है वहाँ पर, है ना। इसके अलावा आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।